अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। सो जनाब, शो के आगाज़ में सबसे पहले ज़रा हम वेदर अपडेट ले लें, जिसके लिए हम रुख करेंगे हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट अमारा का। अमारा, बताइएगा आज मौसम कैसा रहने वाला है? आपको लाहौर के आज के मौसम के बारे में बताती चलूँ तो गुज़िश्ता चंद रोज़ जो होने वाली बारिशें थी उसके बाद मौसम काफ़ी दिलकश और खूबसूरत हो गया था, लेकिन आज फिर से जो है वो सूरज ने अपनी तेज़ किरणें जो है वो शहर लाहौर पर बिखेर दी हैं। अगर बात करें आज के दर्जा हरारत की तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 22 डिग्री, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। अगर बात करें हवा में नमी के तनासब की तो हवा में नमी का तनासब 100% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवाएँ जो है वो 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज़ चल रही हैं। अगर बात करें फ़िज़ाई आलूदगी की तो लाहौर किसी और चीज़ में पहले नंबर पर हो ना हो, लेकिन फ़िज़ाई आलूदगी में ज़रूर पहले नंबर पर मौजूद है। आज भी लाहौर जो है वो सरे फहरिस्त है। अगर बात करें आज लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स आज रिकॉर्ड किया गया है वो 175 रिकॉर्ड किया गया है। अगर बात करें लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त 175 रिकॉर्ड किया गया है। और इसके साथ साथ अगर हम बारिशों की बात करें तो ताहाल जो है वो बारिशों के हवाले से कोई भी प्रिडिक्शन जो है वो नहीं है, लेकिन 24 के बाद जो है वो बारिशों की जो प्रिडिक्शन है वो की गई है। अच्छा जी, इसी के साथ हम शो में आगे बढ़ेंगे और आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे हज सीज़न 2024 के हवाले से एक अपडेट जो कि आई है सऊदी वजारत हज की जानिब से, और इसमें ये कहा गया है कि चंदा जमा करने की सूरत में, यानी कि जितने भी आज़मीन इस साल जो भी हज परफॉर्म करने जा रहे होंगे पूरी दुनिया से, उनको चंदा जमा करने से मना किया गया है। और अगर कोई ऐसा करेगा बिला इजाज़त, वहाँ फ़ंड रेजिंग करेगा, चंदा जमा करेगा, सो उनको 7 साल की कैद हो सकती है। इसके साथ साथ 50 लाख रियाल जुर्माना भी हो सकता है। होता क्या है कि यहाँ से जब लोग जाते हैं या मुख्तलिफ ममालिक के जब लोग हज पर आते हैं सो वहाँ पर अपनी अपनी NGOs के लिए, फलाही इदारों के लिए वहाँ पर फ़ंड रेजिंग शुरू कर देते हैं, जिसको जो है वो अब ऑफिशियली मना किया गया है। अगर किसी ने भी, किसी भी NGO ने, किसी भी इंडिविजुअल ने फ़ंड रेजिंग करनी है सो इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर इजाज़त जो है वो सऊदी हुकूमत की जानिब से दरकार होगी, और अगर इजाज़त मिलेगी तो आप फ़ंड रेजिंग कर सकते हैं। खिलाफ वर्जी करने वालों को 7 साल कैद और 50 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जा सकता है, 50 लाख रियाल जुर्माना आयद किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे पूरी दुनिया में अगर हम देखें सो इनोवेशंस जो हैं वो होती रहती हैं कि आप किस तरीके से जो है मुख्तलिफ डिवाइसेस या मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाएं, बुखार चेक किया जा सके या इस किस्म की जो दूसरी बॉडी की जो एक्टिविटीज़ हैं। अच्छा जी, अब बुखार का पता लगाने के लिए एक थर्मल ईयरिंग जो है यानी कि बाली, उसको मुतारिफ़ करवाया गया है, जिसको ये कहा जा रहा है कि ये एक स्मार्ट वॉच के मुकाबले में ज़्यादा कारआमद है। ये किसी भी इंसान को अगर मतलब टेम्परेचर है, उसका बॉडी टेम्परेचर मेजर करने की सलाहियत रखती है, और ना सिर्फ ये बल्कि किसी ने कितनी वर्जिश की है, किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल किस तरह का रहा है, इस सब के साथ साथ उसने खाना कैसा खाया है, कितनी कैलोरीज़ जो हैं वो कंज्यूम की हैं, और इस सब के साथ साथ अगर वर्जिश की है सो उसमें कितनी कैलोरीज़ जो हैं वो बर्न की गई हैं। ये जो बाली है ऑब्वियसली कान के साथ लगेगी, जिसके बाद ये तमाम चीज़ों को मॉनिटर करके एक जो वैलिड रिज़ल्ट है वो दे सकती है। सो ये एक अच्छी इनोवेशन है। अगर हम इसकी बैटरी की बात करें सो 28 डेज़ तक इसकी बैटरी जो है वो चल सकती है, जो कि एक ऑब्वियसली बहुत बड़ा अगर हम देखें सो टारगेट है, या मतलब 28 दिन तक एक ही चार्ज में बैटरी चलती रहे, सो ऑब्वियसली ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे, अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और आपके साथ शेयर करना चाहेंगे जनाब, एक रिसर्च हुई है। इस रिसर्च में मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स को जो था वो शामिल किया गया, और इनको शामिल करने के बाद ये देखा गया कि इनको मुख्तलिफ किस्म की जो है वो खुशबुएँ यानी कि फ्रेगरेंसेस उनको सुंघाया गया। अच्छा जी, जब
इंडिविजुअल्स ने ये खुशबुएं इनको सूंघा सो उनके डिप्रेशन की अलामात में वाज़ेह तौर पर कमी आई थी, और कुछ लोगों की अगर मेमोरीज़ किसी ख़ास ओकेजन के साथ या किसी ख़ास खुशबू के साथ लिंक्ड थी तो उनको वो मेमोरीज़ जो थी वो रिकॉल हुई। अच्छा, इनमें विक्स, कॉफ़ी, नारियल के तेल, जीरे के पाउडर, वनीला एक्सट्रैक्ट, लौंग, जूतों की पॉलिश, केचप और इस किस्म की दीगर खुशबुओं को सूंघाया गया, और जिन इंडिविजुअल्स को ये खुशबुएं सूंघाई गई उनके जो डिप्रेशन थे, एंजाइटी था, स्ट्रेस था, उसमें वाज़ेह तौर पर कमी देखी गई। सो ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं कि मुख्तलिफ़ खुशबुएँ जो हैं वो अब डिप्रेशन की अलामात को कम कर सकती हैं। अच्छा, बहुत अरसा पहले मैंने एक ऐसा शो भी किया था जिसमें मैंने ख़ुद भी ये डिस्कस किया था कि खुशबुओं के ज़रिए किसी भी इंसान के मुख्तलिफ़ बीमारियों को कैसे ट्रीट किया जा सकता है। सो डिप्रेशन इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ डिज़ीज़। सो डिप्रेशन को भी जो है वो मुख्तलिफ़ खुशबुओं के ज़रिए ट्रीट किया जा सकता है। सो जनाब, ये थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज़। इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज के शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे आज के हाइलाइट्स के साथ। आज शो में सबसे पहले हम बात करेंगे कीटो डाइट पर। कीटो डाइट असल में है क्या, और क्या ये डाइट वज़न कम करने के लिए महफूज समझी जा सकती है या नहीं, इसको हम डिस्कस करेंगे। साथ हम बात करेंगे स्पोर्ट्स के शोबे में रोज़ बरोज़ तरक्की और खिलाड़ियों के लिए जदीद सहूलियात की फराहमी में इजाफा देखा जा रहा है, इसको भी डिस्कस करेंगे। मज़ीद आगे बढ़ेंगे। आज दुनिया भर में मादरी ज़ुबानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, इसकी अहमियत को ऑब्वियसली उजागर किया जाएगा। शेयर करेंगे कि आप सबका आज का दिन जो है वो कैसा रहने वाला है। सो राइट नाउ इट्स अ हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट जिसमें हम बात करने जा रहे हैं आप सबकी सेहत को लेकर। अच्छा, वज़न में जो कमी है ये हर इंडिविजुअल जो है इसका ख्वाहिशमंद होता है, स्पेशली ऐसे लोग जिनका वज़न जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जिसके लिए वो मुख्तलिफ़ तरीके अपना रहे होते हैं। कोई इंसान जिसका फोकस सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज पर होता है, ऐसे भी लोग होते हैं जो मुख्तलिफ़ तरह की जो है वो डाइट करके अपना वज़न जो है वो कम करते हैं। और हमारे यहाँ पर ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स ये पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ डाइट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई गई, जिसमें क्रैश डाइट थी, जिसमें एटकिंस डाइट थी। इसके साथ साथ जो है और मुख्तलिफ़ किस्म की डाइट्स जिनको फॉलो करने के बाद आप अपने वज़न में नुमाया कमी देख सकती हैं। रिसेंटली अगर हम देखें पिछले 2-3 साल से कीटो डाइट का बड़ा रुझान देखने में आ रहा था, और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपने फ़ैट्स कंज्यूम करने होते हैं, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स आपने कम अमाउंट में लेने होते हैं, और इस तरीके से आप अपना वज़न जो है वो कम कर सकते हैं। अच्छा, कीटो डाइट की बात हो या इस किस्म की जितनी भी डाइट्स हैं, कोई भी डाइट जो है जो आप फॉलो कर रहे होते हैं, अल्टीमेटली उसको फॉलो करने के बाद आपकी बॉडी के ऊपर इसके रेप्रिकर्शंस जो हैं वो देखने में आते हैं, असरात जो हैं वो देखने में आते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये नेगेटिव असरात ही होते हैं। सो कीटो डाइट किस तरीके से की जा सकती है, वज़न की कमी में कीटो डाइट का क्या किरदार है, और इस सब के साथ साथ इसके नुकसानात क्या हैं, इस पर बात करने के लिए आज मैंने शो पर दावत दी है। मेरे साथ शो में मौजूद हैं न्यूट्रिशनिस्ट हैं शिज़ा रऊफ। शिज़ा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सो सबसे पहले आप किस तरीके से जो कीटो डाइट है उसको डिफ़ाइन करेंगी, और इसमें कितनी फ़ैट की कंजम्पशन होती है और कितनी कार्बोहाइड्रेट्स और कितनी प्रोटीन्स की कंजम्पशन होती है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कीटो डाइट जो कि आजकल जिसका पूरा नाम कीटोजेनिक डाइट या फिर लो कार्ब और हाई फैट डाइट भी कहा जा सकता है। इसमें बेसिकली आपकी फ़ैट की कंजम्पशन, हमने 3 तरह के जो हमारे मैक्रो न्यूट्रेंट हैं उनकी कंपोजिशन में हमने बात करनी है, यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। सबसे ज़्यादा जो है प्रोपोर्शन आपकी फ़ैट की होती है, सबसे लो प्रोपोर्शन आपकी कार्बोहाइड्रेट की होती है, और मॉडरेट अमाउंट में आपकी प्रोटीन कंजम्पशन होती है। सो इसका इनिशिएटिव हुआ था 1923 में ड्यू टू अ सर्टन ब्रेन न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बाय डॉक्टर रसल। सो उनकी इनिशिएटिव में जो बात की गई थी उसमें फर्दर जो मॉडिफिकेशंस आई थी आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशंस हमारे पास, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बात ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस बात का नॉलेज नहीं है। कीटो इज़ नॉट ओनली वन टाइप, इट इज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जिसमें आपकी फ़ैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं, डिफरेंट कंपोजिशंस होती हैं। सो नॉर्मली जो लोग फॉलो करते हैं उसमें 70 to 80% आपके फ़ैट्स होते हैं, 5 to 10% आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और 20 to 25% आपकी प्रोटीन अमाउंट्स होती हैं।
بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ آپ نے بتا دیا کہ اس میں ہم ماڈریٹلی پروٹین استعمال کرتے ہیں, سب سے کم ہم کاربوہائیڈریٹس کا استعمال کرتے ہیں, اور سب سے زیادہ جو ہے ہم فیٹس کا استعمال کرتے ہیں. فیٹ مین چربی یا آئلز وغیرہ کو ہم فیٹ آبویسلی اس طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس میں فیٹ کو ہم کس کس فارم میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں؟ اس ڈائٹ کے مین فوڈ آپشنز کیا ہوتے ہیں؟ فیٹ بیسیکلی جو ہم آپٹ کرتے ہیں اس میں پھر ہیلدی فیٹس کے استعمال کرتے ہیں, جس میں آپ کے ڈفرینٹ نٹس آ جاتے ہیں, آپ کے سیڈس آ جاتے ہیں, آپ کے ایکسٹرا ویجن آئل, اولیو آئلس کا شمار کیا جاتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو پروٹین سورسز آپ نے لینے ہیں اس میں ہر طرح کا آپ کا گوشت, مٹن, چکن, بیف, ہر طرح کا ریڈ میٹ آ جاتا ہے. اٹ از آف ہائی فیٹ کانٹینٹ, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ایگس, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہت مائنیوٹ اماؤنٹ میں آپ کے کاربوہائیڈریٹس آتے ہیں, یا پروٹین جو آپ کی جو ویجیٹیبلز ہوتی ہیں دیٹ ہیز لیس کنزمپشن آف دا کاربس, سو اس کو آپ جو ہے وہ کنزیوم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ہم سیڈس کا استعمال کر سکتے ہیں, اس میں ہم نٹس کا استعمال کر سکتے ہیں, اس میں ہم میٹ کا استعمال کر سکتے ہیں, اس میں ہم ڈیری پروڈکٹس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. میں نے بہت سے لوگ ایسے بھی دیکھے جو کیٹو ڈائٹ پر تھے اور اس میں وہ بلیک کافی کے اوپر تھوڑی سی کریم جو تھی وہ ایڈ کر کے پی رہے تھے. بیکاز کریم ہوگی یا چیز ہوگی, اٹ از آل آف دا ہائی فیٹ کانٹینٹ. ہاں, سو آپ کریم کا, چیز کا, ان کا بھی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. کتنے عرصے تک کوئی بھی انڈیویجول اف ہی اور شی کیپس آن فالوئنگ دس ڈائٹ پلان, کیٹو ڈائٹ پلان, ریزلٹس جو ہیں وہ اس کے کتنے عرصے کے بعد نظر آنے لگتے ہیں؟ وزن میں کتنی کمی ہو سکتی ہے؟ اس میں وزن میں تو کافی خاصا کمی ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ کاربوہائیڈریٹ جو ہے وہ آپ بالکل کہہ رہے ہیں, اگر آپ 5 سے 10% لے رہے ہیں تو اس کی اماؤنٹ بہت کم لے رہے ہیں, یعنی آپ بالکل کاربوہائیڈریٹ کو ایلیمنیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, نارملی جب بھی آپ کو انرجی ملتی ہے فرام دا کاربوہائیڈریٹ سورس, جب آپ کی باڈی کے اندر جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹ جو ہے وہ بریک ڈاؤن ہوتا ہے گلوکوز میں, دین یو گیٹ دا انرجی. سو جب آپ کاربس ہی نہیں لے رہے تو جو آپ کی فیٹ ہے یعنی چربی وہ برن ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے آپ کی وزن کم ہو جاتا ہے. آبویسلی فیٹ کا ریڈکشن بھی کم ہو گیا. پھر جب آپ گلوکوز ہی نہیں بن رہا, اس کی وجہ سے انسولین ریڈکشن بھی کم ہوگی, جس کی وجہ سے آپ کا وزن کم ہو جاتا ہے. سو دیٹس دا بیسک ریزن کہ آپ کا کیٹو کی وجہ سے, کیٹو ڈائٹ فالو کرنے کی وجہ سے آپ کی چربی یا فیٹ میں کمی آتی ہے. اچھا, ایک کوئی بھی انڈیویجول اگر وہ کیٹو ڈائٹ کو 2 سے 3 ہفتے استعمال کرتا ہے, اس کے بعد اس اسپیسیفک منتھ میں اس کا وزن 2 kg گر سکتا ہے, 3 kg گر سکتا ہے, کتنی کمی جو ہے وہ دیکھنے میں آ سکتی ہے؟ ویسے تو اٹ ویریز, اٹس ناٹ این آئیڈیل رینج کہ ہم کہہ دیں کہ ایک بالکل فکسڈ ویلیو ہے, but it can be it can be about 7 to 8 kg if you follow it for 2 to 3 months. اچھا, اور اس سب کے ساتھ ساتھ لوگ جو ہے اس کو مینلی اس پرپز کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ویٹ میں جو ہے وہ obviously کمی ہم دیکھیں گے, وزن میں کمی آئے گی. کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ از اٹ سو؟ اور پھر ایک اور یہ چیز کہی جاتی ہے کہ جو وزن جتنی تیزی سے گرتا ہے اس کا ریورس ہونے کے چانسز, آپ کے ری گین کے چانسز آر لائک ویری مچ. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بھی ری گین کے چانسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے, اور ری گین کے چانسز بھی ہوتے ہیں. پہلے ہم وزن کم کرنے کی بات کریں تو وزن کم کرنے کے تو چانسز ہوتے ہیں, دیٹس وائی اٹ بیکمز دا موسٹ پاپولر ڈائٹ ہے. بٹ اس میں دیکھا گیا ہے کہ جب آپ کیٹو ڈائٹ بالکل فالو کر لیتے ہیں, بیکاز یہ وہ ڈائٹ ہے جو آپ لانگ ٹرم فالو نہیں کر سکتے. ہم نے کیا امیٹ کیا, ہم نے روٹی امیٹ کر دی, ہم نے چاول امیٹ کر دی, ہم نے تمام لیگیومس امیٹ کر دیں, ہم نے پاستا, نوڈل, یہ سب چیزیں جتنی بھی اسٹارچی ویجیٹیبلس ہم نے وہ امیٹ کر دی. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم لانگ ٹرم جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے. ہم 1 ہفتہ یا چلیں 1 مہینہ, ہم 2 مہینے, 3 مہینے, بٹ ناٹ فار دا لانگ ٹائم. سو اس سے کیا ہوگا, جب وہ دوبارہ اپنے اسی اوریجنل جو آپ کی ڈائٹ پہ آتے ہیں تو دین اٹ ری گینس. اٹس ناٹ کہ آپ کا جو وزن ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے, دیٹس اونلی ہیپنس. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ملٹیپل رسک فیکٹرز, ملٹیپل سائیڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں. اچھا, یہی میں اسی پر ہی آنا چاہ رہی تھی کہ ہم سب لوگ جو ہیں وہ بڑی خوشی سے ہمیں پتہ لگ جائے کہ بھئی یہ والی ڈائٹ جو ہے وزن کم کرے گی, سو سارے اس طرف بھاگ پڑتے ہیں. اس کے کیا نقصانات ہیں؟ if you keep on following this diet plan, so what are the side effects? اوکے, سو اس میں ہم بات کریں گے. سب سے پہلے وزن میں آپ کے جو ٹائٹنس آپ کو فیل ہوگی, فٹیگ ہوگی, ڈیزینس ہوگی, نوزیا ہوگا.
आपकी जो डाइजेशन डिस्कम्फर्ट होगी, यानी डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग इश्यूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि ब्लड में प्रोटीन कम है तो आपको किडनी स्टोन्स का भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसके साथ साथ आपका जो डिफरेंट स्किन इश्यूज़ हैं वो भी हो सकते हैं। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा लॉस ये है कि बिकॉज आई ऑलवेज सेड टू माई पेशेंट्स कि अल्लाह ताला की जो भी बनाई हुई चीज़ें हैं जो कि हलाल हैं उनमें शिफा है। अगर आप उनमें से जो मैक्सिमम अमाउंट जिससे आपको एनर्जी मिलनी है वो आप उसको एलिमिनेट कर दोगे तो आपकी जो बॉडी है वो अल्टीमेटली एक ऐसी कंडीशन में चली जाएगी दैट यू कांट डू फॉर गो फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल। लाइक आपकी जो एक्सरसाइज टॉलरेंस है वो भी कम हो जाएगी, आपकी जो वॉकिंग पैटर्न है आपका। अच्छा देखिए, कुछ डाइट्स ऐसी होती हैं जब आप उनको थोड़े अरसे के लिए फॉलो करते हैं उसके बाद उनके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कुछ जो है वो इमीडिएटली आपकी बॉडी पर जो है वो अपेयर होने लग जाते हैं। अगर हम एटकिंस डाइट की, क्रैश डाइट की बात करें, ये ऐसी डाइट्स हैं जिसके बाद जो मैंने अपने इर्द गिर्द मतलब मुख्तलिफ लोगों को जब फॉलो करते हुए देखा, उसके बाद हुआ क्या कि उनको आर्थराइटिस हो गया, लड़कियाँ थी उनके बाल झड़ना शुरू हो गए, स्किन पेल हो गई और फिर उनका आर्थराइटिस बड़ा लंबे अरसे तक चला। नॉर्मली आर्थराइटिस इतनी जल्दी एज में नहीं होता। सो इसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? अगर हम डिजीनेस की बात करें, टायर्ड होना, फटीग होना, ये तो एक फौरी तौर पर असरात जो हैं वो आने लग जाएंगे। लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स कीटो डाइट के क्या हैं? लॉन्ग टर्म में आपको एक तो किडनी प्रॉब्लम हो सकती है, लॉन्ग टर्म में आपको हार्ट डिजीज़ हो सकती है, लॉन्ग टर्म में जैसे आपने बात किया आर्थराइटिस यानी बोन का जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म में आपका जो कि आपकी बॉडी को प्रॉपर्ली कोलेस्ट्रॉल भी नहीं मिल रहा होता, आपकी बॉडी को प्रॉपर्ली ब्लड शुगर भी नहीं मिल रही होती। सो उसकी वजह से क्या होता है कि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इट्स नॉट कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल ख़त्म कर दोगे तो आपकी डायबिटीज़ वो रिवर्सिबल हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं होता फॉर द लॉन्ग टर्म। और बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, डू यू रिकमेंड सच काइंड ऑफ डाइट्स टू योर पेशेंट्स? पर्सनली इन माई ओपिनियन आई डोंट रिकमेंड। हम इस तरह से फॉलो करवाते हैं कि अगर आपने जो है वज़न कम करना है देन ग्रेजुअली आप जो है कार्ब कंटेंट को आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी अमाउंट लिमिट करें। इट्स नॉट कि एकदम से आप जो है वो बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट को एलिमिनेट कर दें। सो जब आप उससे क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट फ्रॉम द पोर्शन कंट्रोल डाइट विच इज़ अ फॉर्म ऑफ अ बैलेंस डाइट जिसमें आपके तमाम विटामिन, मिनरल्स, तमाम मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट सबकी कंपोजिशन। और मेरे ख्याल में अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप अपने मुंह को जिप लगाएं, अपना पोर्शन कंट्रोल करें। आप दिन में 5-6 मरतबा खाएं, लेकिन थोड़ी सी उसकी अमाउंट जो है उसको कम कर दें। सो ऑटोमेटिकली आपका वज़न जो है वो कम होने लग जाएगा। इस किस्म की जो डाइट्स होती हैं अल्टीमेटली उनके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सो मैं ख़ुद इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल प्रेफर नहीं करती। आपका हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, आपकी खुराक बैलेंस्ड होनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी हो तो आपका वज़न अगर कम नहीं होता बट एटलीस्ट मेंटेन ज़रूर रहता है। थैंक यू सो मच शिज़ा फॉर बीइंग विद अस व्यूअर्स। अभी एक ब्रेक, आपसे मुलाकात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम खेलों की बात करना चाहेंगे। अगर हम पंजाब में खेलों की बात करें या इवन पूरे पाकिस्तान में भी, सो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम खिलाड़ी जो थे या मुख्तलिफ क्लब्स जो थे वो शिकवा करते दिखाई देते थे कि हमारे पास इनफ फंड्स नहीं है कि हम अपनी एक्टिविटीज़ को जो है वो कंटिन्यू रख सकें प्रॉपर तरीके के साथ। फिर एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आता था कि इन खेलों के हवाले से कोई स्पेसिफिक कैलेंडर मौजूद नहीं होता था और ये नहीं पता होता था कि हर साल ये खेल जो है ये कब जो है इसका सीज़न स्टार्ट होगा, कब इसके इवेंट्स जो हैं वो मुनक्किद किए जाएंगे। और खिलाड़ियों की फ़लाह के लिए ऑब्वियसली खिलाड़ी जो हैं वो भी हमारे मुल्क का सासा है, सरमाया है। सो उनकी फ़लाह के लिए, उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए कोई खातिर ख्वाह काम नहीं किए जाते थे। अगर हम बात करें स्पोर्ट्स पंजाब की जानिब से पंजाब में पहली बार स्पोर्ट्स के हवाले से कैलेंडर्स बनाए गए हैं कि कौन से स्पोर्ट्स कब मुनक्किद किए जाएंगे। इस सब के साथ साथ खिलाड़ियों को, मुख्तलिफ क्लब्स को जो हैं वो फ़ंड्स दिए जाएंगे। बट ये फ़ंड्स आएंगे कहाँ से, और ये जो पॉलिसीज़ अब की बार मुरतब दी जा रही हैं ये कितनी देर पा होंगी, कितनी सस्टेनेबल होंगी, इस सब पर बात करने के लिए और इन तमाम सवालात के जवाबात लेने के लिए हमारे साथ आज शो में मौजूद हैं डीजी स्पोर्ट्स पंजाब आसिफ तुफैल साहब। आसिफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सबसे पहले तो आप पंजाब की स्पोर्ट्स को अभी कहाँ देखते हैं, और इस ओहदा संभालने से पहले अगर हम देखें तो कहाँ पर ये स्पोर्ट्स जो हैं दे वर स्टैंडिंग एक्चुअली?
تھینک یو میڈم. اسپورٹس میڈم اٹس ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ. یہ نارملی یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسپورٹس از جسٹ پلینگ. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسپورٹس از ناٹ جسٹ پلینگ. یہ بہت اس کی نیرو سی ڈیفینیشن ہے. اسپورٹس ایک بڑا وائڈر کانسیپٹ ہے. اس میں آپ بچوں کی بنیادی طور پہ ایک کریکٹر بلڈنگ ہے. اس میں ایک ڈسپلن پیدا کرنا ہے, ایک پورا ایک لائف سٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے. بالکل. مجھے اس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیے اٹس اباؤٹ 10 months. اس میں جب جوائن کیا تو سب سے جو بیسک ہمیں ایک لیکیونا نظر آیا وہ یہ تھا کہ دیر از نو روڈ میپ. ہمارے تقریباً 40 کے قریب ایسے اسپورٹس ہیں جو ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. رجسٹرڈ ہونے کا مطلب ہے کہ ہم ان کو پلینگ گراؤنڈس, ان کا جو فیسلٹی وہ پرووائڈ کرتے ہیں. ان کے پلیئرز کو ہم نے کوئی اگر فیسلٹی پرووائڈ کرنی وہ بھی کرتے ہیں. ایون ان کی جو فورن ٹورنگ ہے, جو اور ان کے ایشوز ہیں وہ بھی ہم نے سیٹل کرنے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا روڈ میپ نہیں تھا. تو سب سے بڑا چیلنج یہی تھا کہ کوئی ایسا روڈ میپ بنایا جائے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بیسیکلی دس از فار دا یوتھ. یوتھ ایسے ہی ہے جیسے اسکول میں بچہ پڑھ رہا ہے اور باہر ایک بچہ کھیل رہا ہے. تو جیسے بچے کو پتہ ہے کہ میرا کوارٹرلی ایگزام ہوگا, پھر میرا جو ہے نا وہ اسٹینڈ اپ ہوگا, پھر میرا اینول ایگزام ہوگا, اس کو ٹائمنگ کا پتہ ہے, اس کو اس کے رزلٹ کا پتہ ہے کہ میں اگر یہ کر لوں گا تو مجھے نیکسٹ اسٹیج پہ کہاں جانا ہے. ہم نے اس پیٹرن پہ اپنے اس کیلنڈر پہ محنت شروع کی, کام کرنا شروع کیا. تمام اسٹیک ہولڈرز جس میں ہمارے کلبز ہیں, ہمارے اسپورٹس ایسوسیشنز ہیں, ہمارے کوچز ہیں, ہمارے اسپورٹس کے آفیسرز ہیں, ان ساروں کے ساتھ ہم نے ڈزنز آف میٹنگ کی. اس پورے نظام کو ایک سمجھا گیا, اس کو پیپر پہ لایا گیا. پھر اس میں سے بتایا گیا, اس میں سے یہ کوشش کی گئی کہ ہم ایک ایسی ڈائریکشنز دیں کہ بچوں کو پتہ ہو کہ ہم صرف یہ نہیں کہ آج کھیلیں گے اور پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کل کیا ہوگا, اب اس کو پوری ڈائریکشن دیں. تو میجر ایک جو انیشیٹو تھا وہ یہی تھا کہ اس کو سسٹینیبل بنانے کے لیے کہ بچے آئیں اور پھر اس کو کنٹینیو کریں, ان کو ایک کیریئر نظر آئے, ان کو ایک پروگریشن نظر آئے, ان کو پتہ ہو کہ دیر از سم باڈی ٹو ٹیک کیئر آف دیم اینڈ گورنمنٹ از فار دیم. ان کے لیے جو سہولتیں بنی ہیں اس کو ہم نے مینٹین کیسے کرنا ہے, ان کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے. اچھا, ایک امپورٹنٹ چیز کہ ابھی جو سپورٹس جو ہیں وہ جس قسم کے کھیل جو ہیں وہ پنجاب سپورٹس بورڈ کے ساتھ رجسٹر ہیں. اگر ہم ان کو دیکھیں ان میں کس قسم کے کھیل آتے ہیں؟ آپ نے کہا نا 40 کے قریب گیمز یا سپورٹس جو ہیں وہ آپ لوگوں کے پاس ہیں. کون کون سے کھیل آتے ہیں؟ پھر کھلاڑی جو ہیں کیا وہ دوسرے ممالک میں بھی کھیلنے جاتے ہیں؟ انٹرنیشنل ان کے ٹورز بھی ہوتے ہیں؟ اینڈ اف سو تو پھر کون ان کا ذمہ دار کون ہوتا ہے جو بھی ایکسپینس اس پہ آتا ہے؟ اس میں میڈم بیسیکلی ہمارے 2 طرح کے سپورٹس آپ کہہ سکتے ہیں. ایک انڈور سپورٹس ہوتے ہیں, ایک آؤٹ ڈور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آؤٹ ڈور آپ کے فیلڈ اینڈ ٹریک کے جتنے بھی ہیں, لائک یور ہاکی, فٹ بال, یور جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ باہر گراؤنڈ میں ہونے ہیں نا, ملٹیپل. پھر آپ کے انڈور آ جاتے ہیں جس میں ہمارے جمنیزیم بنے ہوئے ہیں. اس میں آپ کے ٹیبل ٹینس ہے, آپ کا جو آپ کے سیلف ڈیفینس کی گیمز ہیں ساری, آپ کا بیڈمنٹن کا ہے, آپ کا والی بال ہے جو آؤٹ ڈور انڈور دونوں جگہوں پہ ہو سکتا ہے. پھر ہماری سوئمنگ ہے, پھر ہمارے آؤٹ ڈور میں آرچری ہے. ہمارے نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس میں دیکھ لیں کہ یہاں تقریباً کوئی 20 کے قریب سپورٹس ہیں ملا کے, انڈور آؤٹ ڈور. اس میں اگر میکانزم آپ کو میں بتاؤں کہ ہوتا کیسے ہے کہ ون سائڈ دیر از اے گورنمنٹ, دا فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, وہاں سپورٹس IPC منسٹری دیکھتی ہے, یہاں ہم ڈپارٹمنٹ دیکھتے ہیں. ایک ہماری ایسوسیشنز اینڈ فیڈریشنز ہوتی ہیں. دیز آر نان گورنمنٹ باڈیز. یہ الیکشن کر کے یہ باڈیز بنتی ہیں. انہوں نے ایسوسیشن نے مل کے فیڈریشن بنانی ہے, فیڈریشن نے آگے پھر اولمپکس اور باہر کھلاڑی بھجوانے ہوتے ہیں. یہ ایک بہت اتنا ایک کریٹیکل ایشو تھا کہ بوتھ دیز اسٹریمس آر آپریٹنگ پیرلل. ان میں دیر واز اے ٹرسٹ ڈیفیسٹ. اب بچے ایسوسیشن کے پلیٹ فارم پہ پرفارم کرتے ہیں, گورنمنٹ سپورٹ دیم. پھر وہی بچے فیڈریشن کے پلیٹ فارم پہ پرفارم کرتے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ سپورٹ دیم, اینڈ دے آر دین سینٹ ٹو دا آؤٹر ورلڈ. انٹرنیشنل کمیونٹی میں وہ تھرو فیڈریشن ہی جاتے ہیں. ایک اور بہت بڑا چیلنج تھا ٹو برج دا ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہمارے فیڈریشن, ایسوسیشن اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کے درمیان تھا. الحمدللہ اس پہ بھی ہم نے بہت ساری ورکنگ کی ہے, اور آج میں یہ بالکل کلیم کر سکتا ہوں الحمدللہ کہ وی آر ورکنگ ٹوگیدر. اس میں اولمپکس, پاکستان پنجاب اولمپکس ہمارے ساتھ ہیں, ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں. تمام فیڈریشن ایسوسیشن ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان کے لیے جو بھی فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو کرتے ہیں. جیسا کہ ریسنٹلی ہم نے رائزنگ پنجاب گیمز کے نام سے شروع کیا, آل دا فیڈریشن ایسوسیشنز ور ود اس. انہوں نے ہمیں فلی سپورٹ کیا. ہم نے کلبز کی رجسٹریشن کا پروسیس شروع کیا,
पंजाब ओलंपिक्स ने तमाम को ख़त लिखा कि इसमें रजिस्टर्ड हों, एसोसिएशंस ने अपने क्लब को रजिस्टर करवाया। तो ये एक और बड़ी अहम अचीवमेंट है कि ये तमाम स्टेक होल्डर जो हैं वो ऑन बोर्ड आ गए एंड वी आर वर्किंग टुगेदर। अच्छा, इस सब के साथ साथ अभी 2 अरब के करीब जो है वो फंड्स का इजरा पहली बार किया जाएगा प्लेयर्स को डायरेक्टली किया जाएगा। किस किस्म के ये प्लेयर्स होंगे, इनकी क्या कोई क्राइटेरिया होगा, ये चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाएगा, और फिर ये 2 अरब क्या गवर्नमेंट फंडिंग से आएगा? मैडम 2 अरब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें दिया है एज एंडोमेंट फंड। ठीक है। ये हमारा बैंक ऑफ पंजाब में मौजूद रहेगा, वहाँ से हमें पर मंथ उसके प्रॉफिट आएगा। वो तकरीबन बनता है कोई 1.5 करोड़ के करीब, जो रफली इनिशियली। अब उस 1.5 करोड़ को हमने एक पर्पसेस डिफाइन हमने कर दिए हैं, और प्लेयर्स का अगर देखा जाए तो तमाम इमर्जिंग प्लेयर्स एक वर्ड यूज़ होता है, और एक डिज़र्विंग प्लेयर्स। एनी प्लेयर हु इज़ कंसिडर हिमसेल्फ एज अ डिज़र्विंग, ही कैन अप्लाई। अगर वो इमर्जिंग है, किसी क्लब में प्ले करता है, खेलता है, और वो समझता है कि या क्लब वाले समझते हैं या हमारे स्पोर्ट अफसरान समझते हैं कि ये एक बहुत पोटेंशियल वाला है, इसको हम इक्विपमेंट सारा लेके दें, इसकी डाइट को हम सप्लीमेंट करें, या इसने कंपटीशन पे सूबे से बाहर जाना, मुल्क से बाहर जाना, हम उसको स्पॉन्सर करें। उसका हमने हफ़्ता पहले एक एडवर्टीज़मेंट भी अखबार में दिया है कि एनी प्लेयर इन पंजाब जिसको किसी किस्म की कोई इस तरह से हमें सपोर्ट चाहिए, वो डायरेक्टली डीजी ऑफिस में अप्लाई करे। हम चैनल बड़ा सिंपल सा हमने रखा है, उसकी एप्लीकेशन हमारा कंसर्न तहसील स्पोर्ट ऑफिसर वेरीफाई करेगा, ये बच्चा कहाँ खेलता है, किसी रजिस्टर्ड क्लब का मेंबर है, और वो रिकमेंडेशन हमें भेजेगा। हम उसको इन टर्म ऑफ इक्विपमेंट, फॉर एग्जांपल अगर वो टेबल टेनिस खेलता है तो कहता है मुझे रैकेट चाहिए, हम वो उसको परचेज़ करके देंगे। अगर वो कहता है कि मुझे शूज़ चाहिए, किट चाहिए, वो, और अगर वो कहता है कि मैंने बाहर जाना है, मुझे 2 लाख रुपया दें, मुझे टिकट के लिए चाहिए, तो वो भी हम उसको देंगे। बिल्कुल ठीक। तो ये एक परमानेंट मैकेनिज्म, इसको समझना ये बड़ा ज़रूरी है कि पैसे आ गए हैं, पड़े हुए हैं, इन्वेस्टेड हैं, उसका प्रॉफिट पर मंथ आ रहा है, मीट करेंगे, सो यू विल बी इट इज़ कंफर्म कि उसको मिल जाएगा। ये नहीं होगा कि इसमें कोई डिसकंटिन्यूटी आएगी। अच्छा, ये अभी आप हैं, डीजीज हमारे यहाँ पर बदलते हैं, आप आज यहाँ हैं, कल किसी और महकमे में अपनी जो सर्विसेज हैं वो दे रहे होंगे। आपके जाने के बाद भी जो पॉलिसीज़ आप बनाकर जाएं और वो सस्टेन करें, ये आप किस तरह से मेक श्योर करेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ पर तो चीज़ें बहुत बदलती हैं, फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी इतनी होती है कि फिर अल्टीमेटली अगर हम पंजाब का भी हाल देखें जो रहा निगरान सेटअप से पहले जो होता रहा, तो इंस्टेबिलिटी की वजह से भी बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। सो ये क्या 2 अरब अभी पड़ा तो हुआ है, खिलाड़ियों को मिलते रहेंगे, आपके बाद आने वाला कोई डीजी इन्हीं चीज़ों को आगे लेकर चल रहा होगा? इस तरह के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, पहली बात तो ये कि इसमें गवर्नमेंट की हर तरह से हमें सपोर्ट मौजूद थी। दूसरी जो हमने जिस पे एफ़र्ट की है वो ये की है कि इसकी एक प्रॉपर इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन हो जाए कि जो भी नया बंदा आए उसको ये समझने की बहुत ज़्यादा उसको एफ़र्ट ना करनी पड़े कि ये क्यों हुआ है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, हम इसको करेंगे तो हम किस तरफ पहुँचेंगे, ना करेंगे तो उसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या है। एक तो एवरीथिंग इज़ वेल डॉक्यूमेंटेड, एनीबॉडी ऑन माई प्लेस, ऑन द सेक्रेटरी प्लेस, ही कैन अंडरस्टैंड इस इनिशिएटिव का मकसद क्या था। ठीक है। दूसरी जो चीज़ हमने की है कि हमने वो पेपर तक इनिशिएटिव नहीं रखे, वी हैव इम्प्लीमेंटेड। इम्प्लीमेंट करने के बाद चंद महीनों में उसके रिजल्ट आने भी शुरू हो गए। मुश्किल चीज़ ये होती है व्हेन यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग, आपको बहुत सारे उसमें इश्यूज नज़र आते हैं, उन इश्यूज़ के साथ डील करना ये एक प्रॉब्लमेटिक और एक बहुत दैट नीड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स ऑन योर पार्ट, और एक यानी आपको मेंटली भी फिज़िकली भी टायरिंग एफर्ट्स जो आपको करनी पड़ती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने इनिशिएटिव इंक्लूडिंग दिस एंडोमेंट फंड, इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ क्लब्स, योर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन फॉर द कोचेज़, और जो हमने और व्हीकल्स मोटरसाइकिल प्रोवाइड करने थे हमारे अफसरान को जो पूरे पंजाब में किसी के पास नहीं थे, ये एक्चुअली इम्प्लीमेंट हमने कर दिए हैं। ठीक है। जब एक दफ़ा चीज़ें आ जाती हैं फील्ड में, उसके रिजल्ट नज़र आने शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो चलती रहती हैं। बाकी ये है कि ये नए आने वाले में कुछ जो भी होता है वो अपने एक सोचते हैं कि इसको बेहतर कैसे करें, लेकिन अगर आप इम्प्लीमेंट कर दें और उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएं तो फिर एवरीबॉडी ट्राइज टू कंटिन्यू इट। अच्छा, एनुअल कैलेंडर्स जो हैं उनको बनाया गया है, ये एनुअल कैलेंडर्स इनका मकसद क्या था, और ये जो चीज़ें हैं क्या ये हर आने वाले साल में इनको ऐसे ही फॉलो किया जाएगा? ये बहुत एक
इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट अभी तक इवेंट बेस्ड था कि डीजी साहब आए हैं, उन्होंने कहा कि मुझे बैडमिंटन पसंद है तो बैडमिंटन के इवेंट्स करवा दें। इवेंट कैसे होता है, आपने कहा कि 25 तारीख को बैडमिंटन का इवेंट होगा, बच्चे आए, खेले, उनको मेडल मिले और वो चले गए। इससे आपका टैलेंट ना तो हंट होता है, ना आप आइडेंटिफाई करते हैं और ना ही उनको कोई कैरियर पाथ मिलता है। हमने इस पूरे साल में बिल्कुल इवेंट्स ख़त्म कर दिए। हमने कहा कि हर वो चीज़ एक कैलेंडर के मुताबिक होगी, बच्चों को पता हो कि मेरा अप्रैल में कंपटीशन है, मेरा मई में कंपटीशन है, मेरा मार्च में कंपटीशन है, वो अपनी तैयारी करें और फिर इसकी इतनी वास्ट पब्लिसिटी की जाए कि देहात में बैठा बच्चा अभी उसको पता हो कि मैं अगर कबड्डी का प्लेयर हूँ तो क्योंकि अगले मार्च में ये कबड्डी होगा, मैंने पार्टिसिपेट करना है, उसमें मुझे तो 10 लाख रुपया मिलना है, तो मैं तैयार करूँ। ऐसे नहीं कि अगले मार्च में हफ्ता पहले बताया जाए कि हम ये करवा रहे हैं और फिर जिनका दिल चाहे आएँ और जिनको ना आने दें। अभी हमने यानी एक मैंने मिसाल दी है कबड्डी की, हमारा बड़ा पॉपुलर खेल है, हम अगले फरवरी के 4 फरवरी को करवाएंगे, वी हैव अनाउंस्ड। उसका विनर का प्राइस है 10 लाख, वी हैव अनाउंस्ड। वो Everybody, फंड से जाएगा जो आपने 2 अरब रखे हुए हैं? नहीं, इसमें से तो हम देंगे स्कॉलरशिप्स, ठीक है, और इन बच्चों को इसके लिए हमने ये एक पॉलिसी बना के गवर्नमेंट से भिजवा दी है, कैबिनेट की अप्रूवल उसमें आ जाएगी इंशाल्लाह। हमने हमारा टोटल जितना बजट डिपार्टमेंट का होता है, हमने कहा कि 40% हमें प्लेयर्स की डेवलपमेंट के लिए दे दें। हम नई बिल्डिंग्स नहीं बनाना चाहते, हमें नहीं चाहिए। हमारे 600 के करीब फैसिलिटीज़ ऑल ओवर पंजाब हैं, हम उन पैसों को उनसे मेंटेन करेंगे और बाकी सारा पैसा ऑन द डेवलपमेंट ऑफ प्लेयर्स लगाएंगे। इंशाल्लाह वहाँ से हमें वो आ जाएगा, वो इस साल हमें मिले भी हैं। इट मीन्स के क्योंकि हमारा कैलेंडर है, हमें पैसे मिल चुके हैं, हम एक उसका क्वार्टर खर्च भी कर चुके हैं, इंशाल्लाह इसी पैटर्न पर हमें मिलते रहेंगे। बिल्कुल ठीक हो क्या। अच्छा, इस सब के साथ साथ अगर देखा जाए सो मुख्तलिफ जो स्पोर्ट्स क्लब्स हैं उनको पंजाब के मतलब 5,000 के करीब जो स्पोर्ट्स क्लब्स हैं उनको रजिस्टर करवाया गया है। इनकी रजिस्ट्रेशन का क्या पर्पस है और क्या इनको भी फंड्स दिए जाएंगे क्लब्स को? हमारी द बेसिक यूनिट ऑफ स्पोर्ट्स इन एनी सोसाइटी इज़ क्लब। ठीक है, अब दुनिया में देखें तो क्लब के प्लेयर्स होते हैं, क्लब के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, गवर्नमेंट्स एंड द अदर बॉडीज़ देन गवर्नमेंट दे ऑल सपोर्ट द क्लब्स। अगर क्लब स्ट्रॉन्ग है, अगर क्लब के पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, आपके प्लेयर्स भी अच्छे पैदा होंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास क्लब्स का कोई डेटा मौजूद ही नहीं था, क्योंकि पंजाब में कभी हमने क्लब को रजिस्टर किया ही नहीं। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इनिशिएटिव कि हमने लोगों को कहा कि हम क्लब्स आपके रजिस्टर करेंगे, जो एग्जिस्टिंग है वो हमारे साथ रजिस्टर हों। अगर कोई नया बनाना चाहता है, हमने उनको एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, उनको गाइडलाइंस दे दी। इनिशियली हमने 1.5 महीने के लिए उनको कहा कि वट एवर वांट्स टू रजिस्टर्ड विद अस वो अप्लाई करें। 5,000 आ गए, हमने उनको रजिस्ट्रेशन दे दी। फिर सेकंड फेज़ हमने शुरू कर दी, उसमें भी मोर देन 5,000 आ गए। इसमें बुनियादी फ़र्क यही पड़ेगा कि क्लब स्ट्रेंथन होंगे। ठीक है, हमने क्लब को ग्रांट भी देंगे, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप भी देंगे, इंटर क्लब कॉम्पिटिशन्स भी करवाएंगे। क्लब्स को हर तरह से सपोर्ट जब डिपार्टमेंट करेगा, गवर्नमेंट करेगी, तो ग्रास रूट लेवल से आपको टैलेंट मिलेगा। तो दैट वाज मिसिंग बिफोर दैट, इसलिए हमने इस पे बहुत मेहनत की। हमारी पूरी फील्ड फार्मेशन है, पूरे पंजाब में तहसील स्पोर्ट ऑफिसर्स ने मेहनत की और क्लब्स को रजिस्टर किया। और इसी वजह से आपको मैं बताता चलूँ कि हमारे पूरे डिपार्टमेंट में किसी ऑफिसर के पास फील्ड में कोई कन्वेंस नहीं थी। इस क्लब रजिस्ट्रेशन से मुतासर होकर, खुश होकर गवर्नमेंट ने हमें 150 मोटर बाइक्स नहीं दी हैं। ठीक है, हर तहसील स्पोर्ट ऑफिसर के पास वो बाइक होगी, वो जाए वेरिफिकेशन करे, स्कूल में जाए, क्लब्स का विजिट करे और इस हर तरह की स्पोर्ट्स को उस लोकल एरिया में प्रमोट करे। ये सारे जो जितने मैंने आपको चीज़ें बताई, दे आर इंटरलिंक्ड। जब ये सारे मिल के मैकेनिज़्म एक पूरा डेवलप हो गया है, अब वो जब इम्प्लीमेंट भी शुरू हो गया इन कपल ऑफ मंथ्स, इन अ ईयर, इंशाल्लाह फिर इसके रिजल्ट सामने आने शुरू। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक इदारा बनाया गया है पंजाब स्पोर्ट्स साइंसेस के नाम से, इसका क्या मकसद है और यहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ जो हैं वो होंगी? हमारे डिपार्टमेंट में 2 तरह के टीयर्स हैं, एक स्पोर्ट ऑफिसर्स हैं, एक कोचेज़ हैं। कोचेज़ इट्स जस्ट लाइक अ टीचर। हमारे कोचेज़ 20-20 साल से आए हुए हैं, उसके बाद उनकी कोई जो प्रोफेशनल ग्रोथ कभी भी नहीं हुई। ठीक है, कोई इदारा पंजाब में या पाकिस्तान में मौजूद नहीं जो उनको इस तरह की ट्रेनिंग करवाए।
ہم نے ایک انسٹیٹیوٹ آف اسپورٹ سائنسز ISSP کے نام سے ایک ادارہ بنایا. گورنمنٹ نے بڑی اس پہ ہماری مدد کی, ہمیں جگہ الاٹ کی, اس میں بلڈنگ تھی, اس میں ہم نے اس کو اسٹیبلش کر دیا. ہم نے اپنے ایگزسٹنگ ریسورسز سے اس میں جو ہمارے آفیسرز تھے پرنسپل لگایا, کنسلٹنٹ, چیف کنسلٹنٹ, انسٹرکٹرز, اور ہم نے لیول 1 کے 2 کورسز کروا دیے. ٹھیک ہے. دیٹ از فار دا کوچز, پرائیویٹ کوچز اینڈ آور اون کوچز. اس میں انٹرنیشنل لیول کے جو آپ کی سرٹیفکیشن ہے ہم اس طرف جا رہے ہیں. لیول 1 کے بعد لیول 2 ہوگا, لیول 2 کے بعد لیول 3 ہوگا, اس کا کرائٹیریا ڈیولپ ہو چکا ہے. پھر ایک انٹرنیشنل ایکریڈیشن باڈی ہے فار دا جو ہمارے کوچز ہیں, ان کے ساتھ ہم اس کو افیلیٹ کریں گے, اور پھر ہمارے کوچز نہ صرف ایک سرٹیفائڈ کوچز ہوں گے ان دا کنٹری, رادر دے کین گو ابراڈ. ان کے ساتھ ان کو ایک اپرچونٹی ملے گی, وہاں جائیں, ان کے اگر انہوں نے وہاں کوچنگ کرنی ہے یا وہاں جا کے اپنے اور فردر کورسز کرنے ہیں, تو وی ول لنکڈ ود دا آؤٹر ورلڈ ایز فار ایز کوچز آر کنسرن. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ان کے لیے ایک پروفیشنل جو ان کی کیپیسٹی, ان کی گروتھ, اس کے لیے ہم نے یہ ادارہ بنایا. اچھا, اگر ہم پنجاب کی بات کریں, یہاں پر مختلف پلے گراؤنڈز ایسے ہیں جو کہ بہت اس وقت بدحالی کا شکار ہیں. ہم مختلف اسٹیڈیمز کی بات کریں, وہاں پر بھی کافی زیادہ پرابلمس دیکھنے میں آتا ہے. میرا حال ہی میں وزٹ ہوا ریلوے اسٹیڈیم اسپورٹس کمپلیکس, وہاں پر بھی وہاں پر ایکٹیویٹیز تو ہو رہی ہیں, لیکن وہ جو آس پاس کا سارا ماحول تھا وہ بڑا ڈسٹربنگ قسم کا تھا. آپ کی توجہ کیا اس طرف نہیں ہے کہ جو آلریڈی موجود ہمارے اسپورٹس کلب ہیں, گراؤنڈز ہیں, پلے گراؤنڈز ہیں, اسٹیڈیمز ہیں, ان کی بحالی کے لیے کچھ کیا جائے اور ان کو دوبارہ سے آباد کیا جائے؟ بالکل, میں نے ابھی یہی کہا کہ ہم ایک بالکل ایک انٹائرلی نیو ڈائمینشنز پہ اپنی ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی کو لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں تقریباً گورنمنٹ سے 9 سے 10 ارب سال کا جو ملتا ہے بجٹ, ہم 40% پلیئرز کے لیے, اور باقی ہم نے کہا ہے کہ ہم ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر کو مینٹین کریں گے, ریہیبلیٹیٹ کریں گے, کیونکہ آلریڈی وی ہیو ڈیولپڈ سچ اے ہیوج انفراسٹرکچر ان پنجاب کہ اس کو مینٹین کرنا ہی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. انشاءاللہ جب ہماری یہ اسٹریٹجی اس فائنینشیل ایئر میں ہو جائے گی اور ہم اس کے مطابق لے کے چلیں گے, آپ کو یہ میدان بہت اچھی پوزیشن میں نظر آئیں گے اور آباد بھی نظر آئیں گے. بالکل ٹھیک. اچھا, حال ہی میں آپ نے رائزنگ پنجاب گیمز میں تقریباً 1.5 کروڑ کے انعامات جو ہیں وہ دیے ہیں, اور جو جیتنے والے تھے ان سے یہ بھی وعدہ کیا گیا ہے کہ ان کو فردر ٹریننگ بھی دی جائے گی. اس حوالے سے بھی بتائیے گا, اور کیا ان پلیئرز کو بھی جو جیتنے والے ہیں ان کو بھی کوئی سالانہ فنڈز یا منتھلی اسکالرشپس وغیرہ کی فارم میں کچھ نہ کچھ فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا؟ رائزنگ پنجاب کا مقصد یہ تھا کہ جب پچھلے سال نیشنل گیمز ہوئیں اس میں پنجاب کا 6واں نمبر تھا. اس پہ چیف منسٹر صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی, اور اٹ واز ویری یعنی اپ سیٹنگ فار ایوری باڈی کہ اتنا بڑا صوبہ اتنے ریسورسز کے ساتھ, اور ہم پاکستان میں 6 نمبر پہ ہیں. پھر ہم نے سوچا کہ اس کو کس طرح سے ٹیکل کیا جائے. جو ہماری ٹیمیں گئی تھیں دیکھا گیا کہ وہ بالکل اینڈ ٹائم پہ کوئی ادھر سے پکڑا کوئی ادھر سے پکڑا, اس کو کروایا, اس کی کیمپنگ بھی نہیں کی اور ان کو بھجوا دیا. تو پھر آبویس دس واز دا رزلٹ. اب ہم نے اپنی ٹیمز بنانے کا سوچا ہے, اور ٹیمز بنانے کے لیے ہم نے ایک تحصیل لیول سے کمپٹیشن شروع کروائیں. تحصیلز کے بچے آپس میں کمپیٹ کریں گے, ڈسٹرکٹ ٹیم بنے گی, ڈسٹرکٹ سے ڈویژنل, ڈویژنل سے پروونشل. ان بچوں کو ہم نے ابھی تقریباً 1.5 کروڑ تو رائزنگ پنجاب کا, لیکن 4 کروڑ کے انعامات دیے. CM صاحب خود تشریف لائے. تمام جو ہم نے سپورٹ کیلنڈر کے مطابق ایونٹ پورے سال میں کروائیں, اور اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ بہت ہیوی پرائسز ہیں. ٹھیک ہے. پلیئر کو جب ایک اچھا ایک انسینٹو نہیں ملے گا, بلکہ آپ دیکھیں کہ لاکھوں میں, کسی کو 2 لاکھ, کسی کو 2.5 لاکھ, کسی کو 5 لاکھ, کسی کو 10 لاکھ بھی دیا ہم نے. اب جب پلیئر کو اتنا پیسہ ملتا ہے, اس کی ایک اپنی ایک اس کا مورائل بڑا ہائی, اس کی فیملی کو سپورٹ, اس کی اپنی اس کیریئر پروگریشن میں سپورٹ. اب ان بچوں کی ہم نے ٹیمز جو فائنل کی ہیں, اب ان کو ہم کیمپنگ کروائیں گے اور ان کو پورا سال اسکالرشپ دیں گے. بالکل ٹھیک. بالکل PCB کے پیٹرن پہ ہم نے ان کی 3 کیٹیگریز, ان کے ساتھ ہم کانٹریکٹ میں جائیں گے. جو ڈائمنڈ ہوگا اس کو 70,000, پھر گولڈ 50,000, اور نیچے جو سلور they will be given scholarship of 30,000 per month. اچھا, بالکل ٹھیک ہے. ایک آخری سوال میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, وقت کی قلت ہے ہمارے پاس, کہ اگر ہم کرکٹ کی بات کریں, پاکستان میں اگر بہت زیادہ کوئی فیمس کھیل ہے تو وہ کرکٹ ہے, اور ہر کوئی جو ہے وہ کرکٹ کے میچز وغیرہ بھی دیکھنا چاہتا ہے. لوگ جو ہیں پیپل آف پاکستان دے آر مور انٹرسٹڈ ان کرکٹ. باقی جو گیمز ہیں, اگر ہم ہاکی کی بات کریں, اگر ہم فٹ بال کی بات کریں,
یہ نگلیکٹ ہوتے ہیں، ان کی بحالی کے لیے یا لوگوں میں ان کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آج کل دیکھیں، آج کل کے جو نوجوان نسل ہے وہ زیادہ انٹرسٹڈ ہے اپنے موبائل فونز وغیرہ میں، موبائل گیمز وغیرہ میں. سو آپ کے پاس جو بچے اس وقت آ رہے ہیں وہ کس سوشو اکنامک اسٹیٹس سے موسٹ آف دیم جو ہیں وہ بلانگ کرتے ہیں؟ وہ کون سے بچے ہیں جو آپ کے پاس آ رہے ہیں اور ان کا جینوئن کھیلوں میں انٹرسٹ ہے، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں ان کا انٹرسٹ ہے؟ پہلے میں آپ کا اس سوال کا جواب دیتا ہوں. ہم نے اس گرمیوں میں ایک ایکسپیریمنٹ کیا. ہم نے ایک سمر کیمپ خود اپنے اس نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس میں لگا دیا. اس میں 14 گیمز ہم نے آفر کی اینڈ اٹ واز دا ہول کمپلیکس واز فل فار 2 months. اس میں تمام لاہور کے اسکولوں کے بچے آئے. ہم نے 2 مہینوں کے لیے صرف 2000 نامنل فی رکھی، جس میں سوئمنگ بھی تھی، فٹ بال بھی تھا، ہاکی بھی تھی، انڈور ساری گیمز تھیں. ٹھیک ہے. تو دیر ور تھاؤزنڈس آف کڈس. اسکول ختم ہوا، یکدم پیرنٹس نے کہا کہ دوبارہ کریں. ہم نے شروع کیا لیکن نو باڈی کیم. اس سے ایک چیز واضح ہوئی کہ یہی بچے تھے اسکولس میں جو جاتے ہیں، لیکن کیونکہ چھٹیوں کے بعد ان کی اور ایکٹیویٹیز، فوکس زیادہ اسٹڈیز پہ آ گیا، تو دے کین ناٹ کم بیک. اس طرح سے نہیں کر پائے. ٹھیک ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے انہی اسکول گوئنگ بچے ہیں، یہاں لاہور کی فیملیز ہیں، کرنا چاہتے ہیں، اپرچونیٹی ملی انہوں نے اویل کی، لیکن شاید وہ سارا دن میں پھر پیرنٹس کو مینج کرنا، بچوں کو مینج کرنا، تو وہ کنٹینیو نہیں کر پائے. ہم نے ایون ٹوڈے ہم نے اپنی ساری اکیڈمیز کو بحال رکھا ہوا ہے. دوسری بات کہ کرکٹ پہ ڈیفینیٹلی ایک بہت فوکس ہے ہماری، جو ہے نا بڑی اچھی ٹیمز اور سارا کچھ، لیکن ہم نے 4 سپورٹس ایسی سلیکٹ کی ہیں جس کا ایک ہمیں پوٹینشیل نظر آئے کہ اس میں لیگز بن سکتی ہیں.